सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। इसे मखलूत तर्ज हुकूमत का हुस्न कहिए या मजबूरी। मखलूत तर्ज हुकूमत में सबसे बड़ा मसला यह है कि हर 4-6 महीने के बाद इत्तेहादी न सिर्फ नाराज होते हैं बल्कि नाराज होते हुए अपने मुतालबात बारगेनिंग की सूरत में ब्लैकमेल करते हुए सामने रख देते हैं और हुकूमत को घुटने टेकने पड़ते हैं। यह आज की बात नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जब जब मखलूत तर्ज हुकूमत के तहत हुकूमत वजूद में आती है, आप इसके समरात सामने आते हुए देखते हैं। अब भी हालात ऐसे हैं। पहले एमक्यूएम नाराज हुई, फिर काफ लीग नाराज हुई। हो सकता है जिस वक्त ये प्रोग्राम चल रहा हो उस वक्त ये नाराजगी किसी हद तक खत्म हो चुकी हो, लेकिन उसके बैकएंड के ऊपर किसी ना किस्म के मुतालबात बारगेनिंग की सूरत में, इसको आप प्ली बार्गेन भी कह सकते हैं, ये सामने आते हैं। हुकूमत मानती है और उसके बाद ही मामलात आगे चलते हुए दिखाई देते हैं। यही सिर्फ मामला नहीं है, मामला यह भी है कि हुकूमत ने जब हुकूमत संभाली, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म जब हुकूमत संभाली तो उस वक्त उनका तमाम तर फोकस इस बात के ऊपर था कि उन्होंने रिलीफ पब्लिक को देना है, रिलीफ के समरात ट्रांसलेट होकर पब्लिक तक पहुंचाने हैं। लेकिन अब चूंकि पब्लिक तक वो समरात नहीं पहुंच रहे, अपोजिशन वैसे नाराज है, पीडीएम हर 6-8 महीने के बाद खासतौर पर सर्दियों के अंदर अपना तम तराक के साथ चेहरा दिखाती है और बिल्कुल उसी तरह से इत्तेहादी भी नाराज और नाला होते हुए दिखाई देते हैं। चंद एक स्टेटमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं कानून साजी की नहीं, अब हुकूमत को घर जाने की जरूरत है। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि हम बेहतर इंतखाबी इस्लाहात कर सकते हैं, अपोजिशन साथ दे। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जरूरत है इस वक्त की कि फौरी इंतखाबात कराए जाएं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #नया पाकिस्तान। #नया पाकिस्तान मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान में शामिल हैं मोहतरमा कंवल शौजब साहिबा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं कौमी असम्बली के अंदर। हमारे दूसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब हाफिज हुसैन अहमद साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं और सीनियर रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के। डॉक्टर समिया राहील काजी साहिबा आज की हमारी तीसरी मेहमान होंगी। आप काजी हुसैन अहमद साहिब की साहिबजादी हैं और सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी की। आज के हमारे चौथे और आखिरी मेहमान होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आप सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं और स्काइप लिंक पर हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा हुकूमती तर्जुमान ओहदेदार और रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा कंवल शौजब साहिबा से होगा। कंवल, आप तशरीफ़ लाएँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या हो जाता है यार 4-6 महीने के बाद के इत्तेहादी कुछ ना कुछ रोना धोना लेकर बैठ जाए? अपोजिशन तो करती है, ये इत्तेहादी क्यों करने लग जाते हैं? सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग, ये क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जमीला, आपने बुलाया। देखें, पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है उसमें जब थिन मेजॉरिटी हो तो ये चीज़ें होती रहती हैं और ज़ाहिर है एक मुख्तलिफ सोच की मुख्तलिफ जमातें हैं जो इकट्ठी हुई भी हैं और हुकूमत में शामिल हुई हुई हैं। तो जब इस तरह का कोई टाइम होता है तो ज़ाहिर है वो अपने जो भी उनकी रिजर्वेशंस या उनकी डिमांड्स होती हैं वो सामने लेकर आते हैं और उसको एमिकेबली फिर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हल करे। लेकिन ओवरऑल आपने देखा है कि बजट से पहले भी इस तरह का माहौल पैदा हो जाता है। एट टाइम्स और भी कोई मामलात हो तो हो जाता है, लेकिन सॉर्ट आउट ऑल वेल दैट एंड्स वेल। जब चीज़ें हो जाए फाइनल और आप मूव फॉरवर्ड करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इन लॉन्ग टर्म जो लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है वो हो जाए, तो मेरा ख्याल मोटे अगर बार्गेनिंग टैक्टिक्स आप इनको क्या, मैं ब्लैकमेलिंग नहीं कहूँगी, मैं बार्गेनिंग टैक्टिक्स। बार्गेनिंग तो बहरहाल होती है, तो इससे तो आप एग्री करेंगे। देखिए वो एक नेचुरल सी बात है। एलाइज हैं पार्टी के अंदर से भी लोगों की कई चीज़ें होती हैं जिन पे उनकी रिजर्वेशंस हो सकती हैं और 4-5 बहन भाई हो तो उनके मुख्तलिफ जज्बात भी होते हैं, मुख्तलिफ डिमांड्स भी होती हैं, वो भी पेरेंट्स को जाके मुख्तलिफ तरीके से बार्गेनिंग करते हैं।
तो मैं समझती हूँ कि ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुकी हुई है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में, अनलेस कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी ना हो पार्लियामेंट में, तो वो अपनी जो भी इश्यूज हैं वो लेकर आते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि उनको खुश दिली के साथ जितनी चीज़ें हम पूरी कर सकते हैं वो करें, की भी हैं, और काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व होती हैं, फिर आगे मामला चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब से जो परवेज़ इलाही साहब ने मुलाकात की बात की है, किसी हद तक मिले भी हैं, आइंदा आने वाले दिनों में कोई ब्रेक थ्रू की भी बातें की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ कामिल अली आगा साहब ने बहुत सारी बातें बोल दी, हमारी तो बात ही नहीं सुनते, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी बात नहीं होती, जब इनको कोई काम निकलवाना होता है निकलवा लेते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो ये इट्स सॉर्ट ऑफ बार्गेनिंग अगेन कि आप लोग बार्गेन करके फिर वापस करेंगे, या फिर पीडीएम में ये लोग कहीं ऐसा ना हो कि आपको डेंट दे जाएं। देखिए, जहाँ तक कामिल अली आगा साहब की बात है, मैं उनका एहतराम करती हूँ, लेकिन दूध के दांत वाली तो कोई भी जमात हमारे साथ बैठी नहीं है। सारे ही माशाल्लाह मैच्योर जमातें हैं, किसी के भी अभी तक ऐसा नहीं है कि दूध के दांत ना गिरे हों और वो रोटी को चोची कहते हो और अपने मामलात ना चला रहे हो। सारे मामलात हो भी रहे हैं, बड़ी बेहतरी से हो रही है। और जहाँ नहीं है, वज़ीर आज़म साहब तो बहुत ही ओपन तरीके से लोगों को मिलते हैं, इंक्लूसिव अप्रोच है उनकी, और बड़े सॉफ्ट मिजाज की हैं। उनके अंदर तो वो वाला डिक्टेटर नहीं है जो नवाज शरीफ साहब हुआ करते थे, या जो जरदारी साहब के पास तो लोग जाते हुए भी घबराते थे। बाकी देखें, मुख्तलिफ जमातें हैं, इनका अपना अपना सबका मंशूर है, मिलने में किसी को कोई एतराज़ नहीं, ना हमने कभी कदगन लगाई है शहबाज शरीफ साहब से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को एतराज़ है बाद जगहों पे। मैं आपको बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने यह कहा कि मैं अगर शहबाज शरीफ से हैंडशेक करता हूँ, इसका मतलब है मैंने करप्शन को जस्टिफाई कर दिया, और वेरी वैलिड पॉइंट, एक लिहाज से बड़ा वैलिड लगता है। लेकिन उसी ऐवान का जो स्पीकर है, या ज़ाहिर है उनका ताल्लुक पीटीआई से तो अपनी जगह पर है ही है, वो ख़त लिख देते हैं कि आप रिफॉर्म पे हमारे साथ बैठें, और फिर उधर से भी जवाब आ जाता है इस चीज़ का। तो ये दिस इज समथिंग कंफ्यूजिंग। आई मीन कंफ्यूजिंग नहीं है, दिस इज आयरनी ऑफ द फेट, मैं कहूँगी। इसीलिए जब नैब में आपने तकर्री करनी है टॉप लेवल पे, चेयरमैन नैब की, तो वज़ीर आज़म साहब का क्या उसमें पॉइंट ऑफ व्यू था, या हमारी जमात का, हुकूमत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर किसी शख्स के ऊपर नैब के ही एतराज़ात हैं और करप्शन के चार्जेस हैं, और वही बैठ के नैब के चेयरमैन को लगाने या तकर्री करने का इस्तेहकाक रखता है, और वो उस ऐवान तक पहुँच गया, तो इससे ज़्यादा बड़ा डिलेमा क्या हो सकता है किसी सियासत के लिए या डेमोक्रेसी के लिए। तो ऐसे साफ शफाफ हमें उसकी निज़ाम की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों पे जिन पे चार्जेस हों, जब तक वो क्लियर ना हो, वो ऐवानों का हिस्सा ना बने। जहाँ तक हाथ मिलाने की बात है, तो वज़ीर आज़म तो अपनी बात पे स्टैंड लेते हैं, लेकिन बाकी लोग मिलते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं। उनको शायद वो इस नज़रिए से ना एग्री करते हो, उनका अपना नज़रिया है, लेकिन जब वो हमारे साथ बैठे हैं और हमारे मामलात में हमारे साथ तावन कर रहे हैं, जहां उनको एतराज़ होता है वो उठाते हैं, और बड़े ज़ोरदार तरीके से उठाते हैं, और उसके बाद जब उनके एतराज़ात को ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर माशाल्लाह हम सब हंसी खुशी आगे चलना शुरू हो जाते हैं। मैं आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, उससे पहले मैं हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को शामिल करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे सर, आपकी तबीयत नासाज थी, इसके बावजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। ये बताइएगा, ये जो एक सफ़े पे होने वाली बात है, या जो सेम पेज रोमांस था, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, या जो ये कंफ्यूजन अभी कुछ दिनों से क्रिएट हुई है, उससे आपको लगता है कि नहीं अब वो खत्म हो चुका? हाफिज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। अभी आपने कमल साहब पाया था कि इत्तेहादी, आपने कहा कि इत्तेहादी अलग होते हैं। एक वो इत्तेहादी हैं जो नज़र आते हैं, एक वो इत्तेहादी हैं जो बाइस इत्तेहाद बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर जो बाइस इत्तेहाद बनते हैं, जब एक पेज पे वो अलग हो जाते हैं, लेकिन लगता कभी ऐसा है कि पेज तो क्या वो एक दूसरे, वो एक ही किताब में भी नज़र नहीं आते। तो ये तमाम मामलात होते रहते हैं, और जो ही मौका मिलता है, तो अब वो जो अपोजिशन है, पीडीएम है, हमारे मौलाना साहब है, दीगर है, उन सबसे पर ये इदारे जो है वो इक़्तिदार में न लाएं न उनको हटाएं। अब लाएं तक तो वो ठीक कहते हैं कि उनको न लाएं जिनको लेकर आए थे, न लाएं जिनको लेकर आए थे, लेकिन अब हटाने के लिए वो भी वही पेज को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो जहाँ तक, तो मैं समझता हूँ कि वो खुद अपने फैसलों के हवाले से अगर अलग होते तो शायद कब के अलग हो चुके होते। इसलिए वो जो किसी और तरफ से
किसी हवा के झोंके का इंतजार करते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो आपके लाहौर उसमें पंजाब में है या मरकज़ी सतह पर है, तो यकीनन अगर कुछ लोग न चाहें तो ये हुकूमत यकीनन एक लम्हा भी नहीं ठहर सकती। और अगर वो चाहें तो शिकवे भी होंगे, गिले भी होंगे, और उसके बाद वही गाड़ी उसी तरह चलती रहेगी। राइट, आप साथ रहिएगा। मैं यही सवाल जनरल अमजद शुएब साहब की तरफ लेके जाऊंगा। जनरल साहब, सेम पेज रोमांस अभी भी है या इज दैट ओवर सर? जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सेम पेज हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहा है उस वक्त तक जब तक कि उन्होंने खुद अपने लिए मसाइल पैदा नहीं किए। ये कहना गलत है कि अगर नून लीग आ जाती है इलेक्शन में जीत के हुकूमत में तो ठीक है, इलेक्शन अच्छा था, ठीक था। अगर पीपल्स पार्टी आ गई तो ठीक था। अब तीसरी पार्टी निकल आई तो ये एस्टेब्लिशमेंट लेके आई। मेरा ख्याल है ये हमें अब इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए। ये उन वोटर्स की, लोगों की तौहीन है जिन्होंने इनको वोट दिया। आफ्टर ऑल जो वोट निकला इनका, वो भी तो तादाद आपने गिनती की ना, कोई ऐसे तो नहीं है कि किसी ने ला के बिठा दिया। 3-3 बारियां जिन पार्टियों ने ली, उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने खानदान पाले। आज भी एक अपने बेटी को वजीर आजम बनाना चाहता है, दूसरा बेटे को बनाना चाहता है, और हम इतने बच्चे हैं कि हम कहते हैं नहीं जी इनको एस्टेब्लिशमेंट आके बिठा गई। लोग अंधे हैं, उनको नजर नहीं आता कि ये दूसरी 2 पार्टियां क्या कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हमने अपने आप को इसमें उलझा के अपने आप को ही बेइज्जत किया है। क्योंकि जो हकायक है हम उनसे फिर आके फेर लेते हैं। हकायक ये हैं कि आज भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां पे सिंध में, 14वां साल है उनका लगातार। तो जाके देखें, लाड़काना में जाके देख लें हालात, आपको समझ लग जाएगी कि ये अगर वहां फेयर इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत ही नहीं सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता। न थर में पानी है, न कुत्ते काटे की वहां पे वैक्सीन है। आप हालात जाके देखें तो रोना आता है। 18वीं तरमीम पास करके करप्शन को वहां पे नेशनलाइज कर लिया है। अब अगर कोई करप्शन पे पकड़ना चाहे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तो वो सिंध कार्ड बन जाएगा। तो ये चीजें हैं हकायक जिनसे आंखें बंद करके जब तबसरे करते हैं तो मेरा ख्याल है हम कौम को भी गुमराह करते हैं और अपने आप को भी धोखा देते हैं। हकायक ये हैं कि लोग उन पार्टियों से तंग थे जिन्होंने 3-3 साल 3-3 बारियां 4-4 बारियां लेके रोटी कपड़ा मकान का वादा किया, पूरा नहीं किया। किसी ने कहा जी हम आपको एशियन टाइगर बना देंगे, किसी ने कहा जनाब आप कर्जा उतारे मुल्क संवारें। वो भाई ये सारे दुख यहाँ देखे हैं कि नहीं हमने उन पार्टियों से। तो तीसरी को मौका मिल गया तो अब उसमें एस्टेब्लिशमेंट आ गई है। तो खुदा का खौफ हमें करना चाहिए। जो तंग आए इंसान, इस मुल्क में बर्बाद हुए इंसान, वो अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आके कोई लीडर मिल जाए, कोई ऐसा खुदा का बंदा निकल आए जो इस मुल्क को रास्ता दिखा दे। तो हम एस्टेब्लिशमेंट का रोना शुरू कर देते। किसी के पास सबूत था, कोई लेके आया जो रास्ता है आईनी वो इख्तियार किया, किसी ने जाके इलेक्शन कमीशन में दिए सबूत के जनाब ये हुआ इनके साथ। दुरुस्त। तो मेरा ख्याल है कि इस दुख से अब बाहर आके सोचना ये चाहिए कि आपने करना क्या है। अगर ये पार्टी नाकाम हो गई है तो क्या हमने दुख दोबारा उन्हीं के पास लेके जाना है जो हमें 3 इलेक्शन रोटी कपड़ा मकान पे लड़ा गए थे? क्या हमने उन्हीं के पास जाना है जो हमारा कर्जा उतारो मुल्क संवारो और डॉलर शॉलर गायब कर गए थे हमारे? और अब भी जब इसको हुकूमत मिली इमरान खान को, एक पैसा नहीं था खजाने में। आखिरी 200 मिलियन जो था 200 बिलियन उसके चेक इशू कर गए हुए थे ये लोग। लेकिन जनरल साहब आपको यह नहीं लगता कि ये वाली जो एक्सक्यूज है कि हम क्या मुल्क उन्हीं के हवाले कर दें जिन्होंने वादे पूरे नहीं किए थे, ये वाली एक्सक्यूज हालिया गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के इनको क्लीन चिट दे देती है सर? ऐसा तो नहीं है ना? एक्सक्यूज नहीं है, ये मेरा आवाम से सवाल है। हाँ। देखो जी देना लेना तो उन्होंने, अवाम खुद जिस रास्ते पे चले हुए हैं वो खौफनाक है। खुद इनकी पार्टी में आप देखिए जहांगीर तरीन जिस दिन इंग्लैंड गया है नाराज होके जनाब, उसको एक आदमी भी सी ऑफ करने वाला नहीं था एयरपोर्ट पे। जिस दिन इंग्लैंड से वापस आया एक आदमी रिसीव करने वाला नहीं था। जिस दिन उन्होंने उस पर मुकदमा बनाया कि जी अदालत में पेश हो तो 40 लोग तो इन्हीं की पार्टी में से निकले उस पर फूल की पत्तियां फेंकने वाले। और करप्शन ज्यादा मुल्क है भाई, इसमें जो पैसा लगाएगा इलेक्शन जीत रहेगा। आज आप करप्ट माफिया जो है वो आज आपके मुल्क से ज्यादा ताकतवर है। हकायक ये हैं जिन्होंने 3-3 बारियां ली उन्होंने सारे अदारों में अपने लोग बिठा दिए हुए हैं। बिल्कुल ठीक। ना नैब काम कर सकता है ना अदालत कर सकती है, कोई काम नहीं कर सकता यहाँ पे। वरना यहाँ पे क्या आप मुझे हमें पता नहीं है कि करप्शन हुई है या नहीं।
आपको मुझे पता नहीं है कि अरबों की जायदादें बाहर कैसे बनी है, लेकिन आप हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि सारा निजाम उनका ताबे है। जिनकी जेबों में अरबों रुपया है वो जिसको चाहे खरीदने, अदारा खरीदने या इंडिविजुअल खरीदने। इलेक्शन क्या यार, उनके लिए इलेक्शन तो कोई मसला ही नहीं है। वेरी राइट, वेरी राइट। आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। मैं जनरल साहब, तूफान आप पे खड़ा है, दिल्ली आपको खाने के लिए तैयार, आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। वेरी वैलिड, वेरी वैलिड पॉइंट। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ मजीद आता हूँ, वो इस पे डिटेल में मुझे आपसे एक और सवाल इसी से रिलेटेड पूछना है। मैं समिया राहील काजी साहिबा, डॉक्टर समिया राहील काजी साहिबा, आप साहबजादी हैं काजी हुसैन अहमद साहिब की। डॉक्टर साहिबा, ये कहना कि जो जागीरदाराना निज़ाम है इसके अंदर लोग पैसा लगा के सिस्टम को हॉस्टेज बना लेते हैं, ये तो कतई तौर पर गलत नहीं है, लेकिन आखिर किसी ने किसी तरीके से इसको ठीक करने के लिए स्टार्ट तो लेना था, और जिनका मंशूर था जो आए, आपको लगता है कि उन्होंने स्टार्ट लिया, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हों, चाहे ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हों या फिर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हों? डॉक्टर साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम टॉपिक है जमील, और मैं कहती हूँ ये बड़ी हमारी तारीख की खुशकिस्मत तरीन हुकूमत थी जिसको कोई अपोज नहीं कर रहा था। सब लोगों ने वेलकम किया। सब लोग चूंकि बहुत ज़्यादा पिसे हुए थे अवाम, तो उनके यहाँ एक उम्मीद की शमा रोशन हुई थी कि चले ये लोग कुछ कर सकेंगे, और हमें खान साहब ने बहुत ज़्यादा उम्मीद भी दिलाई थी कि हम बहुत ज़्यादा तैयारी हमारी हो रही है ऑल्टरनेट, और हम लोगों ने बड़ी टीम बनाई हुई है। तो हम तो खुद बहुत इंतज़ार में थे कि शायद ये कुछ रिफॉर्म्स करेंगे और ये जो उम्मीदें हमें दिलाई गई थी वो कुछ सच साबित होंगी। दुआ भी कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी जो इतने 70-75 सालों से जो एक करप्शन और एक इस तरह की क़यादत हमें कोई भी मैसर नहीं आई, लोगों ने दीनी जमातों को भी टाइम नहीं दिया, हमें भी कभी मौका नहीं दिया, वरना तो कुछ ना कुछ तो। अभी मैं जनरल साहब की बात से बहुत इत्तेफाक करती हूँ कि लोगों ने वोट दिए हैं ना, जो भी पीपल्स पार्टी को अगर देते हैं या नवाज शरीफ को देते हैं या पीटीआई को देते हैं, तो लोग खुद लेके आए हैं उनको, और फिर वो अब देख रहे हैं, तो अब क्यों बिलबिला रहे हैं? जो अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो चक्की के दो पार्टों में पिस रही है। एक तरफ IMF है, वर्ल्ड बैंक है, मगरबी असर और रसूख है, और दूसरी तरफ हमारे जागीरदार, सरमायादार और करप्ट सियासतदान हैं, और उसके अंदर जो है वो महंगाई का सुनामी है, गिरती हुई मईशत है, और पीटीआई बैड गवर्नेंस की शाहराह पर गामजन है। आप वो सारी चीजें उठा के देख लें कि मैं तो बिल्कुल एक आम सी औरत और एक आम जो किचन में काम करती है इस पाकिस्तानी कौम की एक बेटी और एक माँ की हैसियत से आपसे बात करूंगी कि मेरा जो किचन का खर्चा था वो डबल नहीं ट्रिपल हो गया है। आप जो बिल्कुल बुनियादी जरूरतें हैं, आटा है, घी है, चीनी है, और जो बिल्कुल बुनियादी चीजें हैं, बिजली है, गैस है, पानी है, वो हम फराहम नहीं कर पा रहे अपने आवाम को। मैं अपने बस्ती के इर्द गिर्द की बात करती हूँ कि जो हमारे घर काम करने आती हैं मासियाँ और जो बद्दुआएं देती हैं इन हुक्मरानों को, और जो लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं, जो लोग अभी खुशखबरी मिली है कि सिर्फ 3 टाइम पे गैस मिलेगी, बिजली नहीं होती, और जो होती है वो इतनी ज्यादा महंगी कर दी है। बिल आया इस दफा समिया आप भी तो बतौर अपोजिशन एहतजाज, मतलब देखें कुछ भी है फैक्चुअली अपोजिशन में आप लोग तो हैं, तो आप लोगों का एहतजाज भी तो बराए नाम एहतजाज होता है ना। जमात इस्लामी के सिवा और कोई तो एहतजाज ही नहीं कर रहा। पीडीएम कर तो रही है, बैठे हुए हैं। हालांकि हम ये चाहते भी थे कि हम ना इनको टाइम दें कि इनको वो सियासी शहादत का मौका भी ना मिले, और इनको ये भी ना हो कि हमें किसी ने मौका नहीं दिया, हमें किसी ने काम नहीं करने दिया। इनके पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। इनके खिलाफ आपका यही पॉइंट चलाई डॉक्टर समिया आपा न कोई एहतजाज किया, लेकिन अब हम कर रहे हैं। हम लोग अवाम उन्नास को मोबिलाइज भी कर रहे हैं, और एक जमात इस्लामी है जो तन्हा एहतजाज की
इनके लिए एहतजाज कर रही है और आवाम के लिए निकल रही है। डॉक्टर साहबा आपका यही पॉइंट, आपकी इजाज़त से मैं कमल शौजब साहबा की तरफ लाऊंगा। पॉइंट्स तो वैलिड है, पूरा मौका तो आप लोगों को मिला है, मिलना भी चाहिए था, 5 साल आपको पूरे करने चाहिए, बट महंगाई से अवाम पिस रहे हैं, 3 टाइम की गैस देने पे आप लोग अब आ गए हैं, ये क्वेश्चन तो बनता है। देखिए जमील, इनकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि मैं भी खातून खाना भी हूँ, घर भी चलाती हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, स्कूलों में भी जाते हैं, मेरे पास भी काम वाले जो हैं वो आते हैं और जाहिर है वो तनख्वाहदार जो तबका है वो बिल बिलाता है। मेरे अजीज़ और अकारिब हैं वो भी मुझे फ़ोन कर करके सुना रहे होते हैं, मैं सुन लेती हूँ। लेकिन देखें जो बातें ये कह रही हैं इसके पीछे कोई रियलिटी है, कोई ग्राउंड रियलिटीज़ है। इन्होंने खुद इकरार किया कि 3-3 दफ़ा पहले लोगों ने बारियां ली, इस मुल्क पे कर्जे चढ़ाए। वो अगर इस मुल्क में दूध शहद की नहरें छोड़ के जाते तो हम कभी भी ना आते। ठीक है, पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक टाइटैनिक था ना, वो इट वाज अबाउट टू सिंक जिस वक्त हमें हुकूमत मिली है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लोगों से वादे भी किए, दावे भी किए, नारे भी लगाए, लेकिन साथ ये भी कहा था कि हमें एक मुश्किल टाइम से गुजरना पड़ेगा, आवाम को तैयार रहना चाहिए इस चीज़ पे कि ये इतना आसान नहीं होगा सब कुछ ठीक करना। 70-75 साल आपने करप्शन मुल्क में लीगलाइज की, आपने बेनामी जैसी जायदादें लीगलाइज की, मनी लॉन्ड्रिंग आपने लीगलाइज की, अदालती सिस्टम 126-130 पे चला गया है, 50,000 केसेस आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसके बाद पुलिस आपकी है वो बेड़ा गर्क है, वो रिश्वत ले जो मर्जी सारे सूबों में। 18वीं तरमीम का जनरल साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, सारी आपने पावर डिवॉल्व करके तो सीएम्स को दे दी। उसके बाद आप एक अकेले इमरान खान को पंचिंग बैग बना के कहें सब कुछ तुम 1-3 सालों में ठीक करो, जबकि बीच में पेंडेमिक भी आया है, कोरोना से उन्होंने आपको बचाया। वाहिद आदमी था जो पूरे दुनिया में अकेला खड़ा हुआ और उसने कहा कि नहीं सारे एक तरफ जा रहे, मैं इस तरफ नहीं जा सकता, मैं लॉकडाउन करके अपनी इस गरीब आवाम को बिलबिलाते हुए मरने नहीं दूंगा। कंस्ट्रक्शन उन्होंने खोली उस वक्त, टेक्सटाइल आपकी रिवाइव हुई, जो आपके पुराने जो अशराफिया थी, दोनों जो बड़े बड़े नाम है, जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, लेकिन दोनों की जो इंडस्ट्री है वो 9000 टाइम्स बढ़ी। बाकी पाकिस्तान बंद हो गया, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ड्रॉप कर गई। देखिए आपकी मईशत में, मुझे अब सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मैं क्विकली जरा बताऊंगी इकोनॉमी। प्लीज। जब एक होता है स्नोबॉल इम्पैक्ट, आप कर्जे जब 85% यहाँ तक आ जाए ना सिंकिंग, तो फिर आप जरा सा मुंह निकाल के सांस लेने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त हमने हुकूमत ली, जो अभी जनरल साहब ने कोट किया था, हम उस लेवल पे थे, पाकिस्तान वाज अबाउट टू डिफॉल्ट। जो वियतनाम में जिस तरह हुआ या दूसरे ममालिक में हुआ कि 1,000 रुपए की डबल रोटी खरीदने जाते तो भी ना मिलती, आपकी वैल्यू खत्म हो जाती। उस वक्त वो वजीर आजम जो कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन जाके पैसे नहीं मांगूंगा, वो उन मुल्कों के सामने गया कि इस 22 करोड़ आवाम को भूखा ना मारे। देखिए एक शख्स किस लिए ये सारे काम कर रहा है, क्या उसकी इंडस्ट्री चल रही है? आज तक कोई एक फैक्ट्री लगाई है तो बता दें, सुबह दोपहर शाम वो किस लिए लगा हुआ है कि जो ये खा पी के गए हैं, जो इन्होंने सारे ड्रामे किए उसको सीधा मुझे एक चीज, 1 मिनट सिर्फ, मुझे एक सिर्फ और बताएं। आपने कहा गैस, देखिए हमने तो आके गैस वाले गुब्बारे फैला के हवा में नहीं हम उड़ा रहे हैं 3 सालों से। हमने वो टाइम देखा जिस वक्त लोग कहते थे कि माचिस की तीली बचा लो, गैस जलने दो। आपने अंडर प्राइस रखी कमोडिटी, आपने गैस की यहाँ पे बसें इंपोर्ट की, आपने दूसरी गैस, उसको आपने चैनलाइज नहीं किया। आप 30 रुपए 25 रुपए बिल देते रहे, वो भी बहुत बाद में 10 रुपए बिल आया करता था गैस का। आपने उसको प्लान ही नहीं किया अपनी चीज़ को, सारी उड़ा दी है। वो टाइम याद करें जब आज से 4 साल पहले लोग तवा और वो बेलन दे के तो मारते थे कि गैस नहीं आ रही है, इंडस्ट्री सारी इन्होंने बंद कर दी। अब प्रायोरिटाइज किया है और 2 लाइन्स का मंसूबा चल रहा है। रशिया 15 साल बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान से उसने इंगेज किया है, जिससे आपके फ्रोज़न ताल्लुकात थे। और ये जनरल साहब आपको बेहतर बता सकते हैं कि इस दफ़ा हमारे उनसे कैसे बेहतर ताल्लुकात हुए। चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उजाड़ा इस मुल्क में हुआ है उसका सिर्फ एक एनालॉजी बताऊंगी कि एक बुरे हालत में एक उड़ा हुआ घर हो, जिसकी दीवारें जो हैं वो सारी चो रही हों, जिसके पाइप काम ना कर रही हों, जिसमें बिजली की तारें लटक रही हों, जिसके बिल्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट किए हों, और जिस घर का सरबराह कर्जे लेके बच्चे छोड़ के चला जाए, उस घर को कोई ठीक करने आया उसे जूते मारना शुरू कर देंगे, तुम क्यों आके हमें ठीक कर। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? 3 साल में हमें मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं आपको वो इंडिकेटर्स बता सकते हैं। एक सिर्फ ब्रेक के बाद दूंगा। किसी भी इकोनॉमी का बेस्ट इंडिकेटर ये होता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हुई और है, आप इंडस्ट्री चलनी शुरू हो जाए, एग्रीकल्चर काम करना शुरू हो जाए, और यही लॉन्ग टर्म में आपका फायदा है। जब आपको इनकम आएगी तो आपकी चीजें ठीक होंगी। आपकी इजाजत से एक ब्रेक
ब्रेक लेना चाहूँगा। अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको जो घर मिला वो कितना उजड़ा हुआ था, यकीनन ये एक प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो है वो एक्सपेक्टेशंस थी। क्योंकि जब ये कहा गया कि 100 दिन बाद परफॉर्मेंस मुझसे लीजिएगा, जब ये कहा गया कि 3 महीने के बाद मैं अकाउंटेबल हूँगा, 1 साल के बाद हूँगा, गो के कोविड आ गया, 10 चीज़ें हो गई, उन एक्सपेक्टेशंस ने आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम खड़े किए हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसमें लोगों को भी अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास कुन फायकून की ताकत नहीं है, हमें अपने आप को खुद भी बदलना। एग्जैक्टली। जो करप्शन का मामला है उसके लिए अवाम को खुद भी अपनी मॉरल जो है अहाता करने की जरूरत है। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जनरल अमजद शोएब साहब और हाफिज हुसैन अहमद साहब से बड़े मुझे इंपॉर्टेंट सवाल पूछने हैं आफ्टर दिस ब्रेक। बैक में अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। हाफिज हुसैन अहमद साहब काफ़ी देर से तवक्कुफ किए हुए हैं। हाफिज साहब, पिक्चर तो बहुत अच्छी नज़र आती है और कमल साहिबा की बात में भी वज़न है कि एक उजड़ा हुआ अगर घर मिला है, जिसको एंडोर्स जनरल साहब ने भी पहले किया, तो उसके बाद उसमें बेहतरी में कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन अपोजिशन और इत्तेहादी मुसलसल ब्लैकमेलिंग पे उतरे हुए हैं। आपको लगता है कि अपोजिशन के अंदर, पीडीएम के अंदर कोई दमखम बचा है? हाफिज हुसैन अहमद साहब, देखिए, जहाँ तक जमील भाई ताल्लुक़ है अपोजिशन का, उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि आपने कहा कि अगर एक घर उजड़ा हुआ है, उसे उजाड़ने वाले कौन हैं? क्या उसे उजाड़ने वाले बकौल इमरान खान के नवाज़ शरीफ, जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी वग़ैरह जिनकी हुकूमतें थी, वो अकेले थे, या उनके साथ हफीज़ शेख था, या उनके साथ खुसरो बख्तियार थे, उनके साथ जुबैद जलाल था, उनके साथ शौकत तरीन था, उनके साथ गुलाम सरवर साहब थे, उनके साथ शेख रशीद थे? ये जितने भी लोग हैं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि आपने सफाई की बात की है और आप कह रहे हैं कि मैं एहतिसाब करूँगा, और आपने वो तमाम के तमाम लुटेरे जो उस दौर में थे, या वो पीपल्स पार्टी के दौर के थे, या फिर वो तमाम के तमाम जो है मुस्लिम लीग नून के दौर के थे, वो तमाम के तमाम आपने कलीदे उदों पर बिठा दिए। कमल साहिबा हैं या दूसरे हैं जो यहाँ के तहरीक इंसाफ के नज़रियाती साथी हैं, इन्होंने 22 साल जद्दोजहद की है, वो खुडेने लगे हुए हैं। और फिर मुझे ये बताया जाए कि 3.5 साल में नवाज़ शरीफ साहब को भेजा किसने? 2 बातें हैं, या तो ये है कि नवाज़ शरीफ को भेजने वाले जो क़ुव्वत है वो इमरान खान से ज़्यादा ज़ोरावर थे, और अगर नहीं था तो ये ड्रामा एक हुआ, 2 साल होने को है, और अदालत भी इस हवाले से खामोश, हुकूमत भी खामोश। और उसके अलावा ये है कि जनाब जो भाई साहब थे उनके जो जामिन बने हुए थे, न अदालत उसे बुलाती है, न हुकूमत उसे बुलाती है, न पंजाब की हुकूमत उसे बुलाती है, न यास्मीन राशिदा साहिबा से इंक्वायरी हुई है, न आपके सर्विसेज अस्पताल के लेबॉर्ट्री से हुई है। तो ये क्या ड्रामा है कि आप किसी को अगर जिद्दा भेजते हैं तो उसमें भी आप देखें कि फ़ौज का था, और उसके बाद जनाब परवेज़ मुशर्रफ ने अपना रास्ता हमवार करने के लिए बात की है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो एहतिसाब की बात कर रहे हैं, तो क्या किसी एक को अदालत में बाकायदा तौर पर 3.5 साल में उस पर वो जुर्म साबित करवा सके हैं? क्या अदालतों के हवाले से भी बेबस है? चलो हम मान लेते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बताइए कि आज आप IPS के हवाले से अब बैठकर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, लेकिन क्या ये 2 साल गुजर गए हैं, क्या नवाज शरीफ के हवाले से जो उनके जामिन बने थे भाई वो इस वक्त मौजूद नहीं है? ठीक है, उन्हें वो बुखार हो गया है सियासी तौर पर, क्योंकि कराची के जलसे में वो नहीं जाना चाहते थे। अब सूरत हाल ये है कि अगर आपका इंतज़ामिया आपके हाथ में नहीं है, बुज़दारों से नहीं संभालता,
कय्यूम जैसे जजेस को भी खरीदने वाले नवाज शरीफ थे, जिन्होंने खरीद कर ही सब कुछ किया। और उसके साथ साथ अब तो वो तो रेंटल मार्च भी हो रहा है, अब तो वो तो उन लोगों को खरीद रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को शीशे में उतारने की जब शुरू में कोशिश की गई तो मैं पार्टी के अंदर था, पार्टी ने मुझे भेजा और हमने इनसे बात की यहीं पर लाहौर में। तो वो चाहते थे कि बेनज़ीर की बजाय हम उसामा से इतने पैसे लें और उसके बाद जो है ना इनका तख्ता उलट दें और उसके बाद जो है अपनी हुकूमत कौन से उसामा से पैसे लें? तो इसी नवाज शरीफ ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, कौन से उसामा से पैसे लें और ये मौलाना फजल रहमान साहब ने लेने थे? उसामा बिन लादन से और बाकायदा तौर पे ली है। आज भी जमील साहब एक मौलाना फजल रहमान साहब ने उसामा बिन लादेन साहब से पैसे लिए हैं। आप बहुत बड़ी स्टोरी मेरे शो पे बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन से मौलाना फजल रहमान ने पैसे लिए हैं गवर्नमेंट डिरेल करने के लिए। मैंने कहा कि मौलाना फजल रहमान को कहा गया नवाज शरीफ ने कि हमने ये इंतजामात कर लिए उसामा से, इसलिए आप हमारा साथ दें। हमने इनकार किया, हमारी पार्टी का इजलास हुआ जामिया मदनिया में, हमने इनकार किया। जब इनकार किया तो इसी नवाज शरीफ ने, ख्वाजा आसिफ ने, उनके साथियों ने मौलाना फजल रहमान का नाम डीजल रखा, जो आज तक मशहूर है। और उस हवाले से वो इसलिए था कि आप पीपल्स पार्टी का क्यों साथ दे रहे हैं। लेकिन आज वही नवाज शरीफ साहब ने मौलाना को भी शीशे में उतारा। आज रेंटल के हवाले से सारे मामलात तय हो रहे हैं। देखिए जमील साहब, मैं साफ बात कर रहा हूँ जी, प्लीज। अगर हमारे जो इदारे हैं, जिस तरह इन्होंने फरमाया अमजद साहब ने, जी। बड़े मेरे लिए मोहतरम है। बेशक। इदारों का रोल मौजूद था, इदारों का रोल मौजूद है, इदारों का रोल मौजूद रहेगा। और आप देखेंगे जब हालात बदलेंगे, जब बदलते हैं तो फिर इसी तरह बदलते हैं। जो शुरू में मैंने गुजारिश की कि अगर MQM है या मुस्लिम लीग काफ है, ये किसी के कहने पे आए थे और किसी के कहने पे ये जाएंगे। इनका अपना फैसला न खुद था, न मुस्लिम लीग के हवाले से या दीगर हवालों से जितने भी फैसले काफ ने किए हैं, ये तहरीक इंसाफ बिल्कुल ठीक है। हाफिज साहब, आप पानी पी लीजिए, आप पानी पी लीजिए। मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपकी तबीयत भी नासाज है। मैं जनरल साहब के पास यही बात लेकर जाता हूँ। जनरल साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली हाफिज हुसैन अहमद साहब की, बड़ी डिटेल में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू इट सर? जनरल साहब देखिए, बात यह है कि हाफिज साहब तो वो कंस्पिरेसी थ्योरी पे जा रहे हैं, मैं हकाइक पे बात करूंगा। हकाइक ये हैं कि आज अगर ये हुकूमत मुश्किल में है तो मेरे नुक्ता नजर से 2-3 चीजें ऐसी हैं जो इस हुकूमत की अपनी खामियां हैं। पहली बात ये है कि इमरान खान साहब ने जो वादे किए गालिबन होमवर्क उस पर नहीं था, और आज वही वादे जो हैं वो उनके अपने लिए चैलेंज बने हुए। अगर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं 90 दिन में आके करप्शन खत्म कर दूंगा, तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं नारा लगाया था ना, ये तो उन्होंने कहा। अगर इमरान खान ने ये कहा कि मैं इन सबको जेलों में डालूंगा और इनसे पैसे वापस निकलवाऊंगा और ना किसी को जेल में डाल सके ना किसी से पैसे निकलवा सके, तो अवाम तो उन चीजों को देख रहे हैं ना, या दूसरी पार्टियां समझ रही हैं कि भाई ये आज अगले इलेक्शन में जाएंगे तो ये सवाल उठेंगे, हम इनका जवाब क्यों देंगे। तो बिल्कुल सब, अगर किसी को थोड़ी सी भी पॉलिटिकल सेंस है तो उसको ये चीजें नजर आएंगी। फिर ये है कि इन्होंने लेजिस्लेशन करनी थी। आपकी पार्लियामेंट में आपकी ऑपोजिशन है, वो आपके सिस्टम का हिस्सा है। वो चोर हो, वो अच्छे हो, बुरे हो, कुछ भी हो, लेकिन सिस्टम का हिस्सा तो है। सिस्टम उसके बगैर तो नहीं चलता, ऑपोजिशन के बगैर। सो नेचुरली आपने उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी थी, आपने नहीं रखी। अगर आपने वर्किंग रिलेशनशिप उनसे नहीं बनाई तो ये आपकी गलती है, वरना तो आपको पता होना चाहिए था कि आपने हुकूमत करनी है तो सिस्टम चलाने के लिए आपको इन लोगों का साथ चाहिए। मुकदमा चलते रहते, मुकदमा नैब ने चलाने हैं, वो चले इंडिपेंडेंटली। जो आप कहते भी हैं कि जनाब हम इसमें मुलव्वस नहीं है, मुकदमा तो नैब बना रहा है, तो नैब चलता रहता। आप तो अपनी लेजिस्लेशन के लिए अपने लोगों को इनको साथ रखते। तो आज आपकी ऑपोजिशन एक किनारे पे खड़ी है मुल्क के, आप दूसरे पे हैं।
दरमियान में फासले इतने बढ़ चुके हैं कि आप करीब ही नहीं आ सकते। इतनी बड़ी सिक्योरिटी की अभी ब्रीफिंग हुई, इतनी अहम किस्म की ब्रीफिंग, तो प्राइम मिनिस्टर वहां भी नहीं गए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जाते ही नहीं वहां। तो कोई खास वजह है, कोई खास वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते? और दूसरा, हाफिज साहब ने एक बात कही है कि चाहे एमक्यूएम हो या काफ लीग, ये खुद से ना तो हटते हैं ना खुद से शामिल होते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, यानी इल्ज़ाम ही समझें आप। ये इसको आप इंडोर्स करेंगे? सर ठीक कह रहे हैं वो? या ये पार्टियां जवाब दे सकती हैं या हाफिज साहब के पास कोई सबूत होगा। मुझे तो ये पता है कि जब तक उनके मुफादात हैं वो चिपके रहेंगे। जब उनके मुफादात खत्म होंगे या वो देखेंगे कि कश्ती उलटने वाली है तो वो कूद पड़ेंगे उसमें से। अब अगर उनको नजर आ रहा है कि भाई 5 साल पूरे होने को, 1.25 साल 1.5 साल रह गया, ये 1.25 साल रह गए और वादा कोई भी पूरा नहीं हो सका, तो वो लाजमी बात है कि ये उसका करेंगे। अच्छा, एक आखिरी जो मैं चीज इसमें कहना चाह रहा था, जो मैंने हुकूमत की गलतियों की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। देखें, महंगाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बनी इस वक्त आके और पूरी कौम उस पर बिलबुला रही है। जी जी। लेकिन इन्होंने ये, मैंने जो पहले कहा था वो इन्होंने नहीं समझा कि करप्ट माफिया आज हुकूमत से, रियासत से ज्यादा मजबूत है। शुगर का मसला आया, शुगर की मिलें हैं किनकी? आपकी या मेरी तो नहीं है। ये तो वो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग और खासतौर पे ऑपोजिशन में है, सवाए जहांगीर तरीन के और खुसरो बख्तियार के, जिनके पास को 30% है चीनी अपने मुल्क की। बाकी प्रोडक्शन जो है 70% वो तो या जरदारी की है या शरीफों की है या इनकी है। आज इनके गोदामों में से मनोमन हजारों मन चीनी बरामद हो रही है। इनकी गर्दन पे क्यों नहीं पांव रखा किसी ने? और अगर ये होर्डिंग कर रहे थे तो क्या इस हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी कि इनको पकड़ते? वैसे तो आज की स्टोरी ये है जनरल साहब के तकरीबन 43 रुपीज चीनी जो है वो कम हुई है। अब कितना ये ट्रांसलेट होकर पब्लिक को वाकयातन मिल रही है इतने कम पैसों में, या दावा है, ये बात की बात है, लेकिन कम जरूर हुई है। देखिए ना, चीनी की शॉर्टेज क्रिएट की जाएगी तो कीमत ऊपर चली जाएगी। ऐसा ही है। आप चेक करें, एक चीज तो बात है ना कि चीनी की फैक्ट्रियां या जो कारखाने वो इन्हीं के है ना, ये जरदारी साहब और शरीफों, हमारे और किसी का तो नहीं है। जी जी। और ये लोग जो हैं ये चीनी बेचते हैं, इन्होंने रजिस्टर्ड डीलर रखे हुए, लेकिन बेचते हैं उनको जो अनरजिस्टर्ड है। नतीजा ये है कि आप ढूंढ ही नहीं सकते चीनी गई किधर। प्राइवेट गोदामों में लोगों ने रखी हुई। तो ये भी इन्हीं का काम था, ये गवर्नेंस का हिस्सा है। आपको हमेशा ये लोग ब्लैकमेल करेंगे। ये जो महंगाई हुई है इसमें कुछ तो इंटरनेशनल फैक्टर मौजूद है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल फैक्टर मौजूद है। एब्सोल्युटली राइट। जनरल साहब, वो इंटरव्यू के ऊपर हम बात करते हैं, मुझे थोड़ी सी इजाज़त दीजिएगा, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद कमल शौजब साहिबा ने रिस्पॉन्ड करना है बड़ी डिटेल में, और डॉक्टर समिया राहील काजी साहिबा से मैंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन करना है। आफ्टर दिस ब्रेक साथ रहिएगा। अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। कमल शौजब साहिबा, आप सुन रही होंगी क्या हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने फरमाया, और बिल्कुल बड़ी डिटेल में बात की है उन्होंने। एक बड़ी खबर भी आपके सामने उन्होंने शेयर कर दी उसामा बिन लादेन से मुताल्लिक। जनरल साहब ने जो बात कही कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स के अंदर नहीं आते, उसकी क्या रीज़न है? अच्छा देखें, जो इन्होंने खबर शेयर की है वो बेनज़ीर को ख़ुद भी मालूम था, उनकी वो स्टेटमेंट मौजूद है। और नवाज शरीफ ने जाके उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे। पैसे तो वो हर एक से ही ले लेते थे, उन्होंने तो ISI से भी पैसे लिए थे, उन्होंने फिर छांगा मांगा वाली सियासत भी की थी। वो और बात है कि वो 900 चूहे खा के भी बिल्ली हज को चल पड़ती है। और मैं समझती हूँ आवाम को ये बातें याद रखनी चाहिए, और हमारा काम है कि उनको बार बार याद कराते रहें कि इस मुल्क में अगर सियासत को किसी ने गंदा किया है तो वो नून लीग है। इन्होंने ये ख़रीदारी करने, और जस्टिस क़य्यूम साहब की जो ऑडियो लीक है वो एक तारीखी ऑडियो लीक है, जो तारीख का बहुत बड़ा ब्लैक चैप्टर है कि किस तरह अदालत को आप डिक्टेट करा रहे हैं कि जनाब आप इनको इतने नहीं इतने साल की सज़ा दें। सुप्रीम कोर्ट पे जो फिज़िकली अटैक किया वो भी किसी और जमात का काम नहीं, नून लीग का काम है। तो ये इस तरह के हिस्टोरिक उनके इवेंट से भरी पड़ी है, और उस टाइम पे उन्होंने किस किस को अपने साथ मिलाया वो भी सारों को मालूम है। जहाँ तक जनरल साहब ने बात की, उन्होंने बात वो ठीक कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस थी और होनी चाहिए भी थी, क्योंकि एक निज़ाम जब बिल्कुल तबाहशुदा होता है तो आने वाले से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की पूरी कोशिश भी की और बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। मैं जो आपको पहले इंडिकेटर्स बता रही थी, देखिए करप्शन ख़त्म करना, निज़ाम में से करप्शन आप ख़त्म कर सकते हैं, इंसानों में से करप्शन तो इंसानों ने खुद खत्म, वो तो हर दर्जे अतम मौजूद है हर बंदे के अंदर।
हर बंदे ने अगर एक टमाटर की कोई चोरी करे कि वहाँ पे 15 रुपए किलो को 30 रुपए किलो करके भेजे तो वो भी चोरी है। हाँ। वो भी जरदारी साहब अगर चोरी करें तो वो भी चोरी है, और अगर 15 रुपए किलो टमाटर को 30 में बेचें तो वो भी चोरी है। दूसरे के पेपर देख के चीटिंग करना ये भी चोरी है। इंटेलेक्चुअल करप्शन हर तरह की मौजूद है हमारे यहाँ। देखिए हम सारे अपने अपने घरों में बैठ के, ड्राइंग रूम्स में बैठ के, टीवी टॉक शोज देख के बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। अच्छा जनरल साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी जी जनरल साहब प्लीज बोलिए। देखिए एक टेलीविजन चैनल ने अपने लोगों को हिदायत दी कि आप तमाम चीजों की कीमतें 20-30 रुपए बढ़ के बताएं यहाँ पे चैनल के ऊपर। अच्छा उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि जनाब वो मार्केट में पता लग जाएगा। हाँ। कि ये तो हम ज्यादा बता रहे हैं। हाँ। तो उनको हिदायत दी गई कि नहीं, आप कीमतें जब बताएंगे 20 रुपए की चीज आप कहेंगे 50 रुपए बिक रही है तो वो 2 दिन में खुद ब खुद 50 पे चली जाएगी। आप सच्ची हो। ये कौन सा चैनल है सर? ये नहीं, मैं आपको जो जनरल साहब बता रहे हैं इसको कहते हैं स्टिमुलेट करना। अच्छा जी कमल आप। ये प्राइसेस का जब आप शोर मचाते हैं और यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि जी फलानी चीज फलां शहर में इतनी महंगी हो गई, तो जिन शहरों में प्राइसेस ओरिजिनल पे बिक्री होती है उनको भी एक इंडिकेशन जाती है दुकानदारों को कि भाई फलां जगह तो 100 रुपए की बिक्री है, हम क्यों 50 की? मार्केट टेम्परिंग कहलाती है। मार्केट टेम्परिंग भी होती है और स्टिमुलेट किया जाता है, इंसेंटिवाइज यहाँ फिर मैं एक चीज और भी ऐड कर दूं कि अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रोस्टम पर खड़े होकर ये कह दे कि हम पेट्रोल की कीमतें कुछ दिन में बढ़ाने लगे हैं, तो ये भी टेम्परिंग हो जाती है मार्केट की। ये भी नाइंसाफी है, इसको भी कंसीडर करना चाहिए। उसमें ये बात है, मैं आपको उसकी रीज़न बता देती हूँ कि जब पूरी दुनिया में इस वक्त प्राइसेस जो है वो इसकी ऑयल प्राइसेस दोनों, एडिबल ऑयल भी और जो हम दूसरा ऑयल इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हैं और आपने कम रखी हुई हैं, तो उसमें आप बताएं आपके पास क्या लाया। मतलब एक चीज़ हो सकती है, जब एक ज़माना था नवाज शरीफ के जो लोग आके बातें करते हैं, $28 पर बैरल मिल रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है। इंटरनेशनल मार्केट में उस वक्त ऑयल की प्राइसेस कम थी। कमोडिटीज जो खाने वाली चीजें हैं, हाँ। जो अशियाए खुर्दोनोश हैं, वो रिकॉर्ड नीचे थी। इसलिए माशाल्लाह ये हुआ कि पाकिस्तान ने हर चीज बाहर से मंगानी शुरू कर दी। एग्रीकल्चर हमारा लिटरली जीरो पे चला गया। और नवाज शरीफ की हुकूमत में दावे से आज आपको कह रही हूँ, उठा के मेरे पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, आप इनकी हर दौरे हुकूमत देख लें, जब ये आए हैं ये किसान दुश्मन हुकूमत होती है इनकी। इनके दौर में एग्रीकल्चर तबाह हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुद सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बावजूद भी इंडस्ट्री का भी बेड़ा गर्क करके गए हैं। हमने क्या किया, मैं आपको जो बात कर रही थी कि इंडिकेटर्स क्या है। देखिए जिस वक्त समिया राइल साहब काफी देर से वेट कर रही हैं, आप बोलें। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जब आप स्पेंडिंग की, अब हम इस तरफ जा रहे हैं, बजट के बाद आपने स्पेंडिंग की है, स्पेंडिंग से इन्फ्लेशन आती है। इस वक्त जो हमारी, मैं मतलब एक एज इकोनॉमी का जो एक रूल है वो ये होता है कि आपको इन्फ्लेशन के वर्सेस इंटरेस्ट रेट भी रखने की ज़रूरत होती है। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे रहे और इन्फ्लेशन ऊपर है तो फिर आपके रुपये के ऊपर जो है वो प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो ये जब हम इकोनॉमी की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ इस वक्त बना रहे हैं, हमें इन चीज़ों पे भी जोर देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, करंट अकाउंट डेफिसिट हमने कम किया। $20 अरब पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी बढ़ी हैं। रेमिटेंसेस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान इवन एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हुई। हुकूमत कोई बोरोइंग नहीं करी। जो एक्सपोर्ट्स बढ़ने की आप बात करें, देखिए एक दुकान आप सजा लें, कर्जा लेके उसमें आप सामान लेते हैं रखते जाएं, लेकिन बिक्री आपकी कोई ना हो और आप कहें नहीं जी हम तो बहुत अच्छा काम करें क्योंकि हम कर्जे लिए जा रहे हैं। जिस दिन आपकी बिक्री होनी शुरू होगी, आपकी चीज़ें कहीं जानी शुरू होंगी, तो आपको पैसा आना शुरू होता है। और एक चीज़ और सिर्फ यहाँ पे कह रही हूँ, बहुत सारे लोग शायद इसके बाद मेरे पे तनकीद करें, लेकिन मैं बिल्कुल रेडी हूँ। कह दें वो तनकीद के लिए, डॉक्टर मैं बिल्कुल तनकीद के लिए रेडी हूँ। चाइना ने एक अपनी पॉलिसी रखी, उन्होंने अपनी करेंसी को सस्ता रखा, डॉलर को महंगा रखा और अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ाई। कंपैटिबल मार्केट में पूरी दुनिया में हर चीज़ उनकी पहुंची है। इस वक्त अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, लेकिन अगर हमारी इंडस्ट्री चल रही है और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो ये हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगी। इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट हमारे जो टेक्सटाइल गारमेंट्स, फिनिश गारमेंट्स की, वो अमेरिका है। जब आपकी अमेरिका से दूसरे ममालिक भी खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि कंपैटिबल होगा कि आपकी चीज सस्ती मिल रही है। अगर आप रुपये को आर्टिफिशियल महंगा रखें, बड़ा लॉजिकल कमेंट है, बहुत लॉजिकल, आई एग्री विद यू। अच्छा, दूसरी बात, जब आपको इसहाक डार ने क्यों लॉन्ग टर्म में डैमेज किया था, $25 बिलियन उसने बाहर से बोरो किया, जिसके ऊपर अभी हम सूद के पैसे भी भर रहे हैं, और उसके बाद वो पैसा आपने झोंका लोकल मार्केट में और डॉलर को आपने स्टेबल किया। उसके बाद क्या हुआ, आपकी इंडस्ट्री बंद होगी, क्योंकि एक पेंसिल भी आप बाहर से जो ला रहे थे वो तो सस्ती थी डॉलर टर्म्स में, लेकिन रुपये महंगा हो गया।
तो आप एक्चुअल में उसका जो एक्सचेंज रेट होता है जो मार्केट उसके का है, repercussions आपको उसके बर्दाश्त करने मुताबिक, और फ्री मॉनेटरी पॉलिसी पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म मईशत की गारंटी होगी इंशाल्लाह। इसलिए डॉलर पे डॉक्टर समिया उस वक्त साहिबा रोएं जब आपकी एक्सपोर्ट्स बंद हो, जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो। अगर इंडस्ट्री चल रही है हाँ। तो इसको आप आने वाले टाइम में खुशाइन समझे, आपकी चीजें बढ़ेंगी, लोग खरीदेंगे, सस्ती होगी तो खरीदेंगे। डॉक्टर समिया साहिबा, एक तो इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा, आपको ये कितना लॉजिकल और प्रैक्टिकल कमेंट लगता है? ये इकोनॉमिक एस्टैब्लिश इकोनॉमी के फॉर्मूले जो मैं साहिबा बता रही हूं, मेरी इकोनॉमी नहीं है। दूसरा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे क्या आप साथ देंगे गवर्नमेंट का या नहीं देंगे? मैं ना 5 साल पार्लियामेंट में मैंने आदाद व शुमार की गोरखधंधे बहुत अच्छी तरह से समझ लिए, और अब अवाम भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि जो आदाद व शुमार के गोरखधंधे कमल बहन हमें बता रही है ना, अवाम भी इस पर यकीन नहीं करते और इकोनॉमिस्ट भी इसके ऊपर माजरत के साथ ना गोरख धंधा कर रही हूं, अवाम को बेवकूफ बना रही हूं, मैं हकाइक बयान तो ये इकोनॉमिकली ऑन पेपर इट्स लॉजिकल। मैं बिल्कुल हकाइक और बड़ी ऑनेस्टी के साथ बयान कर रही हूं, मैं गोरख धंधे वाली नहीं हूं। आपको भी ना हुकूमत भी अपने आप को बेवकूफ बना रही है कि वो आदाद व शुमार के गोरख धंधों में अब अवाम नहीं आने वाली। अवाम को चाहिए कि जी उसको आटा चाहिए, उसको गैस चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको तेल चाहिए, उसको सस्ती चीजें चाहिए, डीजल भी चाहिए, उनको आम बंदों डीजल भी चाहिए। शुमार की गोरखधंधे नहीं समझ आते कि इंडस्ट्री कितनी बढ़ रही है या इकोनॉमी कितनी इन्फ्लेशन कितनी हो रही। उनको सीधी सादी उनको चीज चाहिए कि करप्शन बेतहाशा है। अभी जो हाफिज साहब ने कहा कि जी ये पुराने लोगों के ऊपर ब्लेम करते हैं, तो पुराने लोग तो सारे इनके पास बैठे हुए हैं, इनके वज़रा की फहरिस्त देखें, वो सारे वही हैं जो परवेज मुशर्रफ के साथ थे, जो नवाज शरीफ के साथ थे, और कल दोबारा नवाज शरीफ आएंगे तो सारे उड़ के फिर चले जाएंगे। तो ये तो वही लोग हैं, चेहरे वही हैं, बदल बदल के हुकूमतों के साथ आते। इंजन चलाता है ट्रेन को, डब्बे कोई भी हो ना, बोगियां कोई भी हो, आगे से इंजन चलाने वाला होता है, ये ज़हन में रखिएगा। नहीं, लेकिन आपका इंजन चलाने डायरेक्शन इंजन ने देनी होती है, बोगी कहीं से भी कहीं फिट हो सकती है। कवल मैं आपके उसमें बिल्कुल नहीं बोली ना, आप भी प्लीज जरा मेरी बात अब सुन ले। क्विक कमेंट डॉक्टर साहब। अवाम को आप लोग और बेवकूफ नहीं बना सकते। अवाम को बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है कि हुकूमत कौन कर रहा है, हुकूमत आप लोग कर भी नहीं रहे। आपको ये जो बैड गवर्नेंस है जो हमने अभी इसी महीने देखी है, डायरेक्टर जनरल ISI के तनाज़े को जितनी बुरी तरह से PTI गवर्नमेंट ने एक्सपोज, और जितना बुरा हमारा एक कौमी इदारे को जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, जिस तरह के जरिए से जो नैब कवानीन में तरमीम है, जिस तरह तहरीक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान कश्मकश और खुफिया मुआहिदा हुआ है, बलोचिस्तान का जो सियासी बहरान है, हमें अंदरूनी और बैरूनी इतने चैलेंजेस हैं, और इस आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब, बड़ा वैलिड कमेंट किया आपने, बड़ा वैलिड कमेंट किया डॉक्टर साहब। माजरत के साथ एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी चीजें चेंज कर ली है। अब जो किसी जमाने में एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम्स होती थी उसको उन्होंने इग्नोर कर लिया। मुझे इनकी जो इस वक्त इश्यूज हैं वो समझ आ रहे हैं, लेकिन मेरी हमदर्दियां इनके साथ हैं। आने का तरीका एक ही है कि अवाम के पास जाना है, वोट लेना है और फिर ही आना है। आप एहतजाज करें या ना करें वो और बात है। अवाम बिल्कुल बेवकूफ नहीं, और ना हम अवाम को बेवकूफ बनाने आए। हमने ये अवाम को उजागर किया था, और सच्चाई बताना अवाम का हमारा फर्ज है। आगे डिसीजन लेना भी अवाम नहीं, पब्लिक का काम है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर समिया राहिबा, कमल चौधरी साहिबा, हाफिज हुसैन अहमद साहब काफी देर तक तवक्कुफ किए रहे, लेकिन बड़ी डिटेल में बात की, उनकी तबीयत नासाज थी और लिंक का भी इशू था। मैंने कोशिश की है कि जितना मुख्तसर उनसे बात हो सके। जनरल अमजद शोएब साहब ने बड़े वैलिड कमेंट किए हैं। ख्वातीन हज़रात, बड़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, करते रहना चाहिए, लेकिन फ्रूट्स जिस दिन पब्लिक को ट्रांसलेट होकर पहुंचना शुरू हो जाएंगे, उस दिन ये जो थोड़ी बहुत तलखी है लोगों के दिलों में, ये भी ख़त्म हो जाएगी। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।